नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। ये HPCHO का पेपर है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम फास्टली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जितने भी हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों की। जो भी आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाली है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगी। जो भी पेपर होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है और जो भी आप लोगों को पेपर्स बताए जा रहे हैं इनको तो आप अच्छे से याद कर ही लेना। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो आंसर्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद कर ही लेना है। आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो इनको तो आप अच्छे से याद कर लेना। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, 10 CHO के मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है वो आप लोगों को हमारे ऐप के ऊपर जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही। तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ ले जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए स्पेशली होगा, जो CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 10 CHO मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है जल्द ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर। ऐप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 3 कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, उनको भी आप बाय करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल, द पीरियड बिगिनिंग इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 6 वीक इज कॉल्ड। ये सवाल अभी अभी एम्स नॉरसेट में पूछा गया था। एम्स नॉरसेट 2022 में ऐसा का ऐसा ही सवाल पूछा गया था। सवाल में यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है, ये डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है। वहाँ पर आपको पूछा गया था प्यूरपेरियम पीरियड से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को सवाल पूछा गया था। तो देखिए आपको सवाल में क्या पूछा जा रहा है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है यानी बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद से लेकर 6 वीक तक का जो समय होता है, जो इंटरवल होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये सिंपली आप लोगों को सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर आप लोगों को कर देना है प्यूरपेरियम पीरियड। इसको बोलते हैं हम प्यूरपेरियम पीरियड। वहाँ पर भी आपको प्यूरपेरियम पीरियड के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था और वहाँ पर आपको आंसर करना था आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड एक्सटेंडिंग अबाउट 6 वीक। इस प्रकार से आपको वहाँ पर भी आंसर करना था। ओके, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप रीड आउट करते रहना साथ साथ, इसी प्रकार से ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के लिए या फिर ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो हेल्पफुल होता है या फिर रेस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर आप लोगों को कर देना है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। बहुत बार, कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता होगा जिसमें ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। बहुत कम ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया कि मोस्ट कॉमन कॉज PPH का क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन ए, एटॉनी ऑफ यूट्रस। जब भी फ्यूचर में सवाल पूछा जाए PPH का मोस्ट कॉमन कॉज, तो राइट आंसर आप लोगों को कर देना है एटॉनी ऑफ यूट्रस। बाकी ऑप्शंस आप देखते रहना साथ साथ। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट आप लोगों को पूछा गया है कि कौन सा एक पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, कंप्लीट बेड रेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको तो आप याद कर ही लेना अच्छे से। अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट क्या करोगे, तो आप आंसर में कर देना कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर आपको सवाल में कुछ अलग दिया जाए, जैसे आप लोगों को बोल देगी 36 वीक एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया हो रखा है, इमीडिएटली इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो फिर आपका राइट आंसर क्या जाता है, सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी इस महिला की हम करवाएंगे। तो ये आपका आंसर जाता है जब आपको ये क्वेश्चन में दिया जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा गया कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, कंप्लीटली कवर नहीं कर रखी है प्लेसेंटा सर्विक्स को, जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है वहाँ से कम्प्लीटली कवर नहीं कर रखी, बिल्कुल पार्शियल ही है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ रखा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार CHU के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट ये सवाल पूछा जाता है। कभी 20 वीक का पूछ लेते हैं, कभी 22 वीक का पूछ लेते हैं, कभी 24 वीक का पूछ लेते हैं, कभी 30 वीक का पूछ लेते हैं। MP CHU का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, BR CHU का आपने दिया होगा, जो भी आपने CHU के एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें ऑलमोस्ट ये सवाल पूछे जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछे जाता है। देखिए आपको सवाल में पूछे जा रहा है कि यूट्रस जो है उसकी साइज एट द लेवल ऑफ जीपी स्टर्नम के लेवल तक कौन से वीक में पहुंच जाती है, ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड 36 वीक। जीपी स्टर्नम में यूट्रस की साइज जो है वो पहुंच जाती है 36 वीक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट लीड्स टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सवाल भी बहुत बार पूछे जा चुका है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ध्यान रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ट्रेट डिजीज कंडीशन है, यानी कि जेनेटिक डिजीज कंडीशन है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की ये डिजीज कंडीशन है, ट्रेट्स में भी किस प्रकार की है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर कर देना ऑप्शन सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कंडीशन है, ये ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी। इनमें से कौन सी एक मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड ल्यूकेमिया। चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी मोस्ट कॉमन टाइप पूछे जाए तो राइट आंसर आप लोगों को क्या करना है, ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग मैनिफेस्ट with fever, catarrhal symptoms of upper respiratory tract followed by typical rashes। देखिए आपको यहाँ पे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए गए हैं और आपको पूछा गया कि ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या बोले, फीवर हो रहा है, साथ साथ कैटेरियल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे, और साथ ही साथ रेशेज भी डेवलप हो रहे हैं पेशेंट के अंदर। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फिर कौन सी डिजीज कंडीशन का ये मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड मीजल्स। इस प्रकार से अगर सवाल आप लोगों को पूछा जाए आंसर में कर देना मीजल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स। बहुत बार ये सवाल भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर आपको करना है वेरिशेला जोस्टर वायरस, VZV, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VZV। वेरिशेला जोस्टर वायरस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच apparatus इज यूज्ड टू मेंटेन एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर द न्यूनेट। सवाल आपको पूछे जा रहा है कि वो कौन सा एपरेटिस है जो हम यूज लेते हैं किसमें, न्यूनेट की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा एपरेटिस हम यूज लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड इनक्यूबेटर। आगे से ध्यान रखना, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर इज। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे गए हैं। नियोनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, या फिर ड्रग ऑफ चॉइस एज ए नियोनेटल सीजर के लिए कौन सी हम लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को करना है ऑप्शन सेकंड फिनोबार्बिटॉन। मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे ऐप के ऊपर जल्द ही 10 CHO मॉडल टेस्ट पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उन मॉडल टेस्ट पेपर्स को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया, पिंक टू रेड डिस्कलरेशन एरिया विथ स्लाइट एडिमा इंडिकेट। बिल्कुल यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है बर्न से ये सवाल पूछा गया है और सवाल में आपको बोला गया है पिंक टू रेड डिस्कलर्ड एरिया, यानी जो बर्न एरिया हुआ है, जो बर्न वाला पार्ट है वहाँ पे पिंक रेड डिस्कलरेशन हुआ है, साथ ही साथ स्लाइट एडिमा, छोटा सा, या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो रखी है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फर्स्ट डिग्री बर्न को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, फर्स्ट डिग्री बर्न यहाँ पे राइट आंसर करना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड सी, फर्स्ट डिग्री बर्न एंड सुपरफिशियल बर्न एक ही बात है। सुपरफिशियल बर्न बोल दो या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न बोल दो,
अगर यहाँ पे सुपरफिशियल की जगह थर्ड डिग्री बर्न होता तो फिर आपका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री बर्न ही माना जाता। अगर यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न की जगह थर्ड डिग्री बर्न होता तो फिर आपका आंसर सुपरफिशियल बर्न माना जाता। लेकिन आप ध्यान रखना, फर्स्ट डिग्री बर्न को ही सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर। बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुका है। रूल ऑफ 10 जो है वो कौन सी बीमारी के लिए यूज लेते हैं, तो ये आप सभी को पता ही होगा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लेफ्ट लिप। रूल ऑफ 9 आपने बर्न के अंदर पढ़ा होगा। बर्न के यानी कि जो TBS है, यानी जो भी बॉडी सरफेस एरिया है जहाँ पर बर्न हुआ है, उसको एस्टिमेट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज लेते हैं। वैसे ये है रूल ऑफ 10। इनके रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे आप लोगों को। सॉरी। व्हाट डज हर्ड इम्यूनिटी मीन्स। सवाल पूछा गया है, हर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, या फिर हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इन्होंने माना है जो राइट, वो माना है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो भी डिजीज कंडीशंस है वो अगर ट्रांसमिट हो रही है उनको हम इंटरप्ट करेंगे। वो चाहे वैक्सीनेट करके कर दो या फिर आइसोलेट या फिर क्वारंटाइन करके कर दो, लेकिन वो डिजीज कंडीशन जो है कम्युनिटी में स्प्रेड आउट नहीं होने देनी है। उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, यानी इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल इज। पहला साइन मेल के अंदर प्यूबर्टी का क्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। टेस्टिस की साइज या फिर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। ये क्या होता है, मेल के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द अफेक्टिव डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सभी के सभी क्या है, अफेक्टिव डिसऑर्डर है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड, स्किज़ोफ्रेनिया। ये अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, बाकी सभी जैसे डिप्रेशन, ग्रिप एंड यूफोरिया, ये सभी अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये साइकेट्रिक से सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से साइकेट्रिक का है, ऑल आर द ब्लूलर फॉर ए ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट। ब्लूलर फॉर ए से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी एम्स नॉर्सेट का हुआ है, तो एम्स नॉर्सेट में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। वैसे यहाँ पर भी सवाल पूछा गया है कि ब्लूलर फॉर ए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो सभी के सभी है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, अफेथी। अफेथी को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या है, फॉर ए ब्लूलर साइन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्री ऑक्यूपेशन विथ बॉडी डिजीज इज सीन इन। यानी कि प्री ऑक्यूपेशन विथ बॉडी डिजीज जो है ये कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर प्री ऑक्यूपेशन विथ बॉडी डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन्ड बाय रियलिटी सेड बाय ए नंबर ऑफ पीपल इज। देखिए यहाँ पे बोला गया है फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन्ड बाय रियलिटी, बिना रियलिटी के फॉल्स बिलीफ आप कर रहे हैं। साथ ही साथ शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ पीपल, जो कि बहुत सारे नंबर्स है लोगों के, उनमें वो शेयर भी कर रहा है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फिर किसकी ये डेफिनेशन है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन ए, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन की ये डेफिनेशन है। सुपरस्टिशन का मतलब होता है ए फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन्ड बाय रियलिटी शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ पीपल इज। यहाँ पे बहुत से लोगों ने डिल्यूजन किया होगा, वो होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछे जा रहा है फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन्ड बाय रियलिटी शेयर बाय ए नंबर ऑफ पीपल इज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। आप अगर ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन देखिए और आपने राइट आंसर डिल्यूजन कर दिया तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को आप पढ़ें तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट एक्सप्रेसेस द बिलीफ दैट आर्म्ड फोर्सेज आर आउट टू किल हिम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्लाइंट है जो एक्सप्रेस कर रहा है, बिलीफ है उसको, आर्म्ड फोर्सेज आर आउट टू किल हिम, जो भी आर्मी है वो मेरे को मारना चाहती है, ऐसा मतलब वो पर्सन जो है वो सोच रहा है, ऐसा वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और ये अभी एम्स नॉर्सेट में भी पूछा गया था।
एम्स नोरसेट में पूछा गया था कि ये मेरे को जहर दे के मारना चाहते हैं। यहाँ पर ये पर्सन क्या बोल रहा है, ये जो भी आर्मी है, जो भी जवान है, ये मेरे को मारना चाहते हैं। मतलब बात वही है, यहाँ पर जवान मार रहे हैं, वहाँ पर जो है उसके परिजन थे या फिर जो स्टाफ वाले खाना खिला रहे थे, वो उसको खाने से मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को मारने वाले हैं। तो ये जो डिल्यूजन है, ये किस टाइप का डिल्यूजन है या फिर किस टाइप के डिल्यूजन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। एम्स नोरसेट 2022 में ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल्स लाइफ गोल इज, इंडिविजुअल्स लाइफ गोल जो है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, पर्सनल मोटिव। इंडिविजुअल लाइफ गोल का मतलब क्या है, या फिर जो इंडिविजुअल लाइफ गोल है वो क्या है, पर्सनल मोटिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल कॉज नहीं है फ्रस्ट्रेशन का, बाकी सभी के सभी फ्रस्ट्रेशन के एक्सटर्नल कॉज है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, लो आईक्यू। जो लो आईक्यू है इसको छोड़कर बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन के एक्सटर्नल कॉजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। इनमें से कौन सी एक बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग जो है वो एक बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर्सिबिलिटी इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आपको राइट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवर्सिबिलिटी एक करेक्टरिस्टिक है जो किनका फीचर है या फिर किसका फीचर है, रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना ऑप्शन ए, लेट चाइल्डहुड। जो लेट चाइल्डहुड होते हैं उनमें रिवर्सिबिलिटी मेनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बिल्कुल यहाँ पे प्रिवेंशन से सवाल पूछा गया और बिल्कुल इजी सवाल आपको पूछा गया, बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का टाइप है, यानी कि एग्जाम्पल है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द ट्रू अबाउट मिल्क एज डाइट एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए अप्लाइड न्यूट्रिशन, इन्होंने कहा है, मतलब न्यूट्रिशन के जो सवाल है वो अब आपके आने वाले हैं। इतनी देर जो सवाल आपके चल रहे थे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के चल रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ जब भी आप CHO की तैयारी करें सबसे ज़्यादा CHN पढ़े, उसके बाद आप न्यूट्रिशन पढ़े, न्यूट्रिशन के बाद आप नॉर्मल OBG एंड पीडियाट्रिक भी आप पढ़े साथ साथ। ओके, तो नॉर्मल OBG पीडियाट्रिक आप लोगों को पढ़नी है CHO की एग्ज़ाम के लिए, CHO की तैयारी के लिए। CHN सबसे ज़्यादा आप लोगों को पढ़नी है, न्यूट्रिशन आप लोगों को पढ़नी है। जो भी आप लोगों को अभी 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं वो सारे के सारे इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे। मतलब CHN सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद न्यूट्रिशन आप लोगों को मिलेगी, OBG एंड पीडियाट्रिक, इन्हीं बेस पे वो मॉडल टेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उनको आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ें अगर आप CHO की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। देखिए सवाल में क्या पूछा गया, मिल्क के रिगार्डिंग सभी के सभी सही है, मिल्क एज ए डाइट सभी के सभी जो है सही है एक को छोड़कर। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था, इट इज़ रिच इन विटामिन C एंड D बट पुअर इन विटामिन A एंड राइबोफ्लेविन। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सभी के सभी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो भी दिए गए हैं इनको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A child presents with growth retardation, inability to walk and bruises all over the body. Which of the following nutrients should be recommended as the supplement to the diet? देखिए यहाँ पे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, एक बच्चा है जो ग्रोथ रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है, साथ ही साथ इनेबिलिटी टू वॉक, वो इधर उधर घूमने के लिए भी एबल नहीं है, साथ ही साथ पूरी बॉडी के अंदर ब्रुइजेस उस बच्चे के हो रखे हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, कौन सा वो न्यूट्रिएंट्स है जो आप रिकमेंड करेंगे कि आपको ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइट के अंदर ज़्यादा लेना है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स जो है इसके लिए आप रिकमेंड करेंगे उस पेशेंट को, उस बच्चे को, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनको आप कहेंगे कि इस बच्चे को सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स आप खिलाएं ताकि ये बीमारी जो है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सवाल आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका
ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर आप लोगों को करना था यहाँ पे डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पर्सन ऑन हंगर स्ट्राइक फ्रॉम पास्ट 3 days विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी टेस्ट वुड गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन। एक पर्सन है जो 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, यानी हंगर स्ट्राइक पे है, वो कहता है ना कि आमरण अनशन पे वो बैठा हुआ है ना। एक पर्सन आमरण अनशन पे जो है बैठा हुआ है, वो कुछ भी खा पी नहीं रहा है। अब आपको ये कहा गया है कि वो 3 दिन से अभी वो आमरण अनशन पे है। अब उसका क्या कर रहे हैं आप, यूरिनरी टेस्ट आप कर रहे हैं। तो यूरिनरी टेस्ट में ऐसी कौन सी आपको फाइंडिंग मिलेंगी जिसको आप देखकर कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, रोत्रा टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे हम, रोत्रा टेस्ट, क्योंकि ये 3 दिन से क्या है, ये 3 दिन से आमरण अनशन पे है, तो कीटोन बॉडीज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आप टेस्ट करेंगे, यूरिनरी टेस्ट जो आप करेंगे इस पर्सन का, वो कौन सा करेंगे, रोत्रा टेस्ट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कर देना ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द BMR बट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी के सभी BMR के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़कर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, BMR इज इंक्रीज इन द वार्म क्लाइमेट। क्या गर्मियों में BMR बढ़ जाती है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्दियों में भी BMR वैसी ही रहती है, सर्दियों में जो है ज़्यादा ही रहती है, कम नहीं रहती है गर्मियों के बजाय। गर्मियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लाइमेट का BMR से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, एज हो चाहे सरफेस एरिया हो या फिर फीमेल और मेल हो, इनके अंदर BMR जो है वो आप लोगों को फ्लक्चुएट मिल सकते हैं इनकी वजह से। तो ये सभी सी है, एक जो सही नहीं है वो कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक एलिमिनेशन है इसका मतलब क्या है, या फिर इससे आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर फिक्स क्वांटिटी के अंदर ड्रग को एक्सक्रीट करना क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAMP इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। बहुत दिनों बाद ये सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल 4-5 साल पहले पूछे जाते थे और बहुत पूछे जाते थे ऐसे सवाल, लेकिन अभी बहुत कम पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ट्रेंड वापस चला है, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। CAMP जो है सिंथेसाइज होता है कौन से एंजाइम की हेल्प से, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना ऑप्शन सी, एडिनिलील साइक्लेज। एडिनिलील साइक्लेज एक एंजाइम है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से CAMP जो है वो सिंथेसाइज्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अकर विद द हेल्प ऑफ। मतलब आप अगर बॉडी से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो किसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स का आप सेवन करते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस इंक्लूड। काफ़ी दिनों बाद ये सवाल भी पूछा गया है। अभी 2-3 साल पहले तो पूछे जाते थे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे अमाइलोइडोसिस से। तो देखिए यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग पूछी गई है कि सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस जो है एक पर्सन को हुआ है, तो इसमें कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इस पर्सन को होगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी होगा, टंग एनलार्जमेंट भी होगा। यानी कि तीनों की तीनों जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीप्लॉइडी रेफर्स टू। पॉलीप्लॉइडीज जो है वो क्या है, या फिर इससे आप क्या समझते हैं, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, एन इंडिविजुअल विथ कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो भी इंडिविजुअल है साथ में कंप्लीट एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक इंडिविजुअल जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है नॉर्मली क्रोमोसोम्स उससे ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल आर। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी,
3 to 6 mg पर DL, 3 से 6 mg पर DL जो है ये नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pKa ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज 9.6। The pH range at which glycine can be used as effective buffer due to its amino group is। देखिए यहाँ पे आपको pH रेंज पूछी है और वो भी किसकी, ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन की pKa के अंदर आपको वैल्यू दी गई है 9.6, ठीक है। pKa के अंदर आपको ग्लाइसिन की वैल्यू दी गई है 9.6 और अब आप लोगों को पूछा गया pH में रेंज कि ग्लाइसिन की pH में रेंज कितनी क्या होगी जो कि इफेक्टिव बफर के लिए यूज़ ली जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 8.6 टू 9.6 ये pH होगी ग्लाइसिन की जो कि हम इफेक्टिव बफर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग गिव्स नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। जो नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट है इसके लिए कौन से एक वैल्यू जो है या फिर किसको हम यूज़ लेते हैं जिससे या फिर जिसकी वजह से जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, मतलब जब भी आप सुक्रोज का टेस्ट करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट तो वो नेगेटिव ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, द रिसोल्यूशन पाउडर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। जो रिसोल्यूशन पाउडर है जो मतलब माइक्रोस्कोप में हम यूज़ लेते हैं वो रिसोल्यूशन पाउडर कितना क्या कंपाउंड में होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 0.2 माइक्रोन। 0.2 माइक्रोन रिसोल्यूशन पाउडर होता है जो माइक्रोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्राम स्टेनिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिसर्च एंड स्टैटिक्स के। बाकी इसमें 5 क्वेश्चंस जो है वो जनरल नॉलेज के भी है, वो आप लोग देख लेना। बाकी हम जो भी नर्सिंग का पोर्शन है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए रिसर्च एंड स्टैटिक्स के सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट्स टू डिटरमाइन। ऑब्जर्वेशनल मेथड का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जर्वेशन मेथड आप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्शन कर रहा है ऑब्जर्वेशन मेथड को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर से जो डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं वो क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आर एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन इज टर्म्ड एज। देखिए यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी गई और पूछा गया कि किसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एजप्शन। बेसिक प्रिंसिपल यानी कौन सा वो बेसिक प्रिंसिपल है जो एक्सेप्ट किया गया है, बिंग आर ट्रू जो कि सही भी है, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन यानी कि लॉजिक जो भी कोई भी कारण हो उसके पीछे लॉजिक है और रीजन है, कारण है कुछ, है ना। तो उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया है विदाउट प्रूफ एंड वेरिफिकेशन, बिना प्रूफ और बिना वेरिफिकेशन के उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एजप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है प्रीजम्ड कॉज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्रीजम्ड कॉज है। नेक्स्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाली है आपकी उनमें ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रुप ऑफ पीपल आर और एनिमल इन विच ऑफ द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इज कॉल्ड। यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स जहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं सैंपल। ग्रुप ऑफ पीपल्स ले रहे हैं तो वो क्या है, सैंपल है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिया है तो वो भी क्या है, एक सैंपल है, जिसमें रिसर्चर जो है वो इंटरेस्ट अपना दिखाता है, तो ये क्या है, सैंपल, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे टोटल 95 क्वेश्चंस जो कि नर्सिंग के थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और 10 मॉडल टेस्ट पेपर जो CHO के हैं वो जल्दी आप लोगों को हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऐप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस है वो है जनरल नॉलेज के, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 1, 2 एंड 3, और जो 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह गए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 97 एंड 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। ये कुछ 5 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के भी पूछे गए थे। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो है CHO के आज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स का उसी दिन एग्ज़ाम हुआ था जब CHO का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो पेपर हम जो है जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।